लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी रेट जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में। ओके, इस लेक्चर में हम देखेंगे आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, तो देखो सिंपल सी बातें बोली जाती है कि इन आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन पार्टिकल्स को हम सेपरेट करेंगे। पार्टिकल्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी रेदर देन साइज। और इससे पहले जब हमने देखा था रेट जोनल, तो वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, वहाँ पे हमारा मास डिफरेंट था, मीन्स साइज में थोड़ी डिफरेंस आती थी, ठीक है, बट उनकी डेंसिटी सेम रहती थी, ठीक है। इन केस ऑफ रेट जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन पार्टिकल्स की डेंसिटी सिमिलर रहती थी, ठीक है ना। इस केस में पार्टिकल की डेंसिटी सिमिलर नहीं है आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन में, ठीक है ना। अब डेंसिटी सिमिलर नहीं है, बट डेंसिटी ज़्यादा फर्क भी नहीं है डेंसिटी में, ठीक है ना। पार्टिकल्स की डेंसिटी में ज़्यादा फर्क नहीं है, बिल्कुल स्मॉल डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। पार्टिकल्स डेट हैव सेप्टेबल डिफरेंस, बिल्कुल स्मॉल डिफरेंस, ठीक है ना, इन देयर डेंसिटी कैन बी सेपरेटेड बाय आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है ना। स्मॉल डिफरेंस इन देयर डेंसिटी, उन पार्टिकल्स को हम सेपरेट करेंगे इधर। द टर्म आइसोपिकनिक मीन्स, आइसोपिकनिक का मतलब इधर होता है इक्वल डेंसिटी एज पार्टिकल फॉर्म ए बैंड एट ए पॉइंट वेयर देयर डेंसिटी एंड द ग्रेडियंट मीडियम की डेंसिटी जो है वो मैच कर जाते हैं। आपको पता है ग्रेडियंट मीडियम क्या है, ठीक है ना। वैसा तो नहीं है, ग्रेडियंट मीडियम हमने नहीं समझा। तो जब आप पार्टिकल को सेंट्रीफ्यूज करोगे, तो पार्टिकल तो क्या होगा, वो आगे मूव करेगा। मान लो हमने सैंपल यहाँ पर रखा, अपना सैंपल पार्टिकल इधर पुट किया, वो फिर ग्रेडियंट मीडियम में आगे मूव करेगा। अब पार्टिकल की कुछ डेंसिटी है, ठीक है ना। जैसे जैसे वो पार्टिकल आगे बढ़ेगा, एक समय वो आएगा जब ग्रेडियंट मीडियम की डेंसिटी और वो जो पार्टिकल है उसकी डेंसिटी मैच कर जाएंगी। जो इस पार्टिकल की डेंसिटी थी और ग्रेडियंट मीडियम की डेंसिटी वो मैच कर जाएंगी, बराबर आ जाएंगी, कि जो डेंसिटी ग्रेडियंट मीडियम का था वही डेंसिटी अभी पार्टिकल का है। अब फर्दर आप कितना भी सेंट्रीफ्यूज कर लो, ये पार्टिकल आगे मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है इक्वल डेंसिटी। आइसोपिकनिक का मतलब इक्वल डेंसिटी, कि पार्टिकल की डेंसिटी और ग्रेडियंट मीडियम की डेंसिटी इक्वल आ जाती है, ठीक है। एज पार्टिकल फॉर्म, बैंड फॉर्म करती है पार्टिकल किस पॉइंट पे, वेयर जब पार्टिकल की डेंसिटी मैच कर जाती है ग्रेडियंट मीडियम की डेंसिटी से। ओके, इसी टेक्निक को हम बोलते हैं आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन। इसको आप इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन भी बोल सकते हो। ओके, अब देखो, इन दिस टेक्निक ए सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट मटेरियल सच एज अल्कली मेटल सॉल्ट, जैसे सीजियम क्लोराइड आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। ग्रेडियंट मीडियम में आप सीजियम क्लोराइड यूज़ कर सकते हो। फिर उसके ऊपर आप अपना सैंपल पुट करोगे, देन उसको सेंट्रीफ्यूज कराओगे आफ्टर प्लेसिंग दी मिक्सचर इन ए वर्टिकल और सूटेबल रोटर। कोई भी रोटर आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे जो सूटेबल है। वैसे तो ज़्यादा देखा जाएगा हम अपने सैंपल ट्यूब को, ठीक है, हम अपने सैंपल ट्यूब को वर्टिकल रोटर में पुट करेंगे इधर, ठीक है ना। वर्टिकल रोटर आप यूज़ करना। द डेंसिटी ग्रेडियंट इज सेल्फ जनरेटिंग विद लो डेंसिटी एट द टॉप ऑफ द ट्यूब एंड इंक्रीजिंग डेंसिटी टुवर्ड्स द बॉटम। जो डेंसिटी ग्रेडियंट है वो खुद से जनरेट होता है, ठीक है। जो डेंसिटी ग्रेडियंट है हमारा जो डेंसिटी ग्रेडियंट है हमारे किसका, डेंसिटी ग्रेडियंट मीडियम का, वो खुद से जनरेट होता है। ग्रेडियंट समझते हो ना, ठीक है। ग्रेडियंट हम समझते हैं कि जो मीडियम है उसकी डेंसिटी नीचे की ओर इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो डेंसिटी ग्रेडियंट मीडियम अपने आप सेल्फ जनरेटिंग होती है, ठीक है। और जो हम अपना सैंपल पुट करते हैं वो टॉप पे पुट करते हैं, ठीक है। और जो डेंसिटी ग्रेडियंट मीडियम है उसका डेंसिटी टॉप पे क्या होता है, लो, नीचे क्या होता है, हाई। ये हमने पहले भी बात कर रखी है, ठीक है। लो डेंसिटी एट द टॉप एंड इंक्रीज करती है वो नीचे बॉटम की तरफ, ठीक है। द मैक्सिमम ग्रेडियंट कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर देन द डेंसिएस्ट पार्ट स्पीसीज, ठीक है ना। जो आप अपने सैंपल पुट किए हो, आपके सैंपल में मान लो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना। आपके सैंपल में बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो आपके सैंपल का वो वाला पार्टिकल जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, इमेजिन करो आपने एक सैंपल है, आपके पास एक सैंपल है, उस सैंपल में बहुत सारे पार्टिकल हैं, उस सैंपल का वो पार्टिकल जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। मान लो कोई पार्टिकल जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। बट
अब जो ग्रेडियंट मीडियम की मैक्सिमम डेंसिटी होनी चाहिए ना, ग्रेडियंट मीडियम की जो मैक्सिमम डेंसिटी होगी वो इस पार्टिकल से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। ग्रेडियंट मीडियम की मैक्सिमम डेंसिटी इस पार्टिकल की डेंसिटी से ज़्यादा होनी चाहिए। द मैक्सिमम ग्रेडियंट कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन ऑफ द डेंसिएस्ट स्पीसीज, ठीक है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सेपरेशन सेंट्रीफ्यूगेशन इज परफॉर्म, इसको हम हाई स्पीड और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं हाई स्पीड पे और लंबे समय। इसका बिल्कुल अपोजिट हम कर रहे थे पहले, लो स्पीड पे कर रहे थे और शॉर्ट टाइम के लिए कर रहे थे। रेट जोनल में आप लो स्पीड पे परफॉर्म कर रहे हो सेंट्रीफ्यूगेशन और शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है, थोड़े समय के लिए। बट यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे आप हाई स्पीड पे परफॉर्म करोगे अपने सेंट्रीफ्यूगेशन को और लंबे समय तक। Under influence of centrifugal field, particles of the sample migrate towards the densest solution, हमें पता है आगे की ओर मूव करेंगी, ठीक है, until they reach the position, जब तक वो उस पोजीशन पे ना पहुंच जाए जहाँ पे आपका जो डेंसिटी है, आपकी जो पार्टिकल की डेंसिटी है और जो आपका मीडियम का डेंसिटी है वो बराबर ना आ जाए, ठीक है। टू डेट ऑफ द ग्रेडियंट आइसोपिकनिक पोजीशन, इसी को हम बोलते हैं आइसोपिकनिक पोजीशन, ठीक है। पार्टिकल कब तक मूव करेंगी, जब तक पार्टिकल की डेंसिटी और ग्रेडियंट मीडियम की डेंसिटी इक्वल ना हो जाए, ओके। इस पोजीशन को हम बोलते हैं आइसोपिकनिक पोजीशन, जिस पोजीशन पे पार्टिकल की डेंसिटी और ग्रेडियंट मीडियम की डेंसिटी इक्वल हो जाएंगी। दिस टेक्निक इज नॉट डिपेंडेंट ऑन देयर सेडिमेंटेशन रेट एंड मोलिकुलर मास, हमने बात किया किसी पे डिपेंड नहीं करती, ये सिर्फ डिपेंड करती है डेंसिटी पे, पार्टिकल की डेंसिटी पे डिपेंड करती है। उसकी सेडिमेंटेशन रेट क्या है, मोलिकुलर मास क्या है, साइज क्या है, इन सब पे डिपेंड नहीं करती है। द सेडिमेंटेड पार्टिकल इन डेंसिटी ग्रेडियंट विल फॉर्म ए बैंड, यहाँ पे एक बैंड फॉर्म होती है। एट दिस पॉइंट द पार्टिकल आर एट इक्विलिब्रियम एंड देयर सेडिमेंटेशन रेट इज जीरो। इक्विलिब्रियम का मतलब है पार्टिकल फर्दर अब आगे मूव नहीं करेंगी, ठीक है ना, और उसका सेडिमेंटेशन रेट इस पॉइंट पे क्या हो जाती है, जीरो। इन दिस टेक्निक सेडिमेंटेड पार्टिकल्स विल नॉट मूव इनटू अनदर बैंड, आगे वो फर्दर मूव नहीं करेंगी। इफ सेंट्रीफ्यूज टाइम इज ओवर एंड दे विल नेवर सेडिमेंट एट बॉटम ऑफ द ट्यूब, ठीक है। अगर आपका सेंट्रीफ्यूज का टाइम ख़त्म भी हो चुका है, मान लो आपने सेंट्रीफ्यूज कराया है और वो अपने आइसोपिकनिक पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, ठीक है ना, आइसोपिकनिक पोजीशन समझ रहे हो, आपने सेंट्रीफ्यूज कराया है, वो आइसोपिकनिक पोजीशन पे पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी आप सेंट्रीफ्यूज करा ही रहे हो उसको, ठीक है, फिर भी वो बॉटम तक नहीं पहुंच पाएगा, अब वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। दिस सेपरेशन ऑफ सिंगल एंड डबल स्टैंडर्ड DNA by isopycnic centrifugation is shown in figure 4.13। 4.13 में आपको दिखा रखा है सिंगल स्टैंडर्ड एंड डबल स्टैंडर्ड DNA का सेपरेशन, ठीक है। अब देख पा रहे हो सिंगल स्टैंडर्ड DNA और डबल स्टैंडर्ड DNA। डबल स्टैंडर्ड DNA लो डेंसिटी होती है, इसका डेंसिटी लो होता है। डबल स्टैंडर्ड DNA का डेंसिटी लो होता है एज़ कम्पेयर टू सिंगल स्टैंडर्ड DNA। तो सिंगल स्टैंडर्ड DNA आपको नीचे की ओर देखने को मिलेगा, डबल स्टैंडर्ड DNA इससे ऊपर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक बैंड फॉर्म हो रही है, इसको फर्दर आप सेंट्रीफ्यूज कराओगे तो ये बैंड आगे मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डबल स्टैंडर्ड DNA है उसकी जो डेंसिटी वो मैच करती है इस ग्रेडियंट मीडियम की डेंसिटी से, ठीक है। पहले तो नॉर्मली दोनों मिक्स थे, आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई किया और दोनों अलग अलग हो गए, बैंड फॉर्म कर लिया और आपने सीजियम क्लोराइड लिया हुआ है, ठीक है ना। ग्रेडियंट मीडियम हमारे यहाँ पे सीजियम क्लोराइड है। सिंगल स्टैंडर्ड DNA हैज़ ए हायर डेंसिटी, पता है हमें, देन डबल स्टैंडर्ड DNA एंड देयरफॉर बैंड एट रीजन ऑफ हायर डेंसिटी। जो आपको सिंगल स्टैंडर्ड DNA है वो हायर डेंसिटी पे देखने को मिलेगा, ठीक है। दिस क्लासिक एक्सपेरिमेंट ऑफ मेसेल्सन एंड स्टेल used difference in density of DNA and following round of replication to demonstrate semi conservative mode of DNA replication। आपने क्लास 12th में बेसिकली क्लास 12th में आपने पढ़ रखा होगा सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ DNA रेप्लिकेशन। इस चीज़ को समझाने के लिए इसी चीज़ का यूज़ किया गया था।
ठीक है ना, आइसोप्रोटीनिक साइंटिफिकेशन का यूज़ किया गया था। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू रिजॉल्व ए मिक्सचर ऑफ DNA एंड RNA एंड प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी। अगर आपके पास एक मिक्सचर है, ठीक है ना, इस मिक्सचर में आपके पास DNA है, RNA है प्लस प्रोटीन है, इसको भी आप सेपरेट कर सकते हो इनके आइसोप्रोटीनिक साइंटिफिकेशन के टेक्निक से। ठीक है ना, क्योंकि तीनों का डेंसिटी अलग अलग होगा, जो DNA का डेंसिटी और RNA का और प्रोटीन का, इनकी डेंसिटी में अंतर होगा। These band can isolate from the tube with the hypodermic syringe और needle। आप सिरिंज और नीडल के थ्रू इसको बस सिंपली निकाल सकते हो, ज़रूरत नहीं है हमें इसी हाइपोडर्मिक सिरिंज को समझने की। ठीक है, तो आप इन बैंड को रिमूव कर सकते हो, आइसोलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सिरिंज एंड नीडल। ओके, दिस मेथड इज जनरली यूज फॉर सेपरेशन एंड प्योरीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड के लिए यूज़ करते हैं, DNA एंड RNA के लिए यूज़ करते हैं, प्लाज्मिड DNA के लिए यूज़ करते हैं इस चीज़ को। ठीक है ना, क्रोमोसोमल DNA के लिए यूज़ करते हैं, सुपर कोइल्ड एंड रिलैक्स DNA वायरसेस के लिए, लाइपोप्रोटीन के लिए, इन सबको हम एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, आइसोलेट करने के लिए। सीजियम क्लोराइड जो ग्रेडेड मीडियम है, इज जनरली यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ DNA मॉलिक्यूल वेयर पेरिकोल एंड फिकोल gradient are particularly used for separation of subcellular organelle। जो पेरिकोल है, सॉरी परकोल, जो परकोल है और जो फिकोल है, इसको हम सब सेल्यूलर ऑर्गेनेल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। DNA के लिए बेसिकली हम सीजियम क्लोराइड यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, आप देख सकते हो, तो हमें याद नहीं करना, ज़रूरत ही नहीं है, एक बस DNA वाला याद रख लेना। ठीक है ना, DNA वाला याद रख लेना। सुक्रोज डेंसिटी ग्रेडेड मीडियम लोगे तो आप प्रोटीन को, राइबोसोम को, मेम्ब्रेन वेसिकल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, आइसोलेट कर सकते हो। ठीक है, ग्लिसरॉल लोगे डेंसिटी ग्रेडेड मीडियम, देन आप मेमेलियन सेल पे काम कर सकते हो। ठीक है, जब आप सीजियम क्लोराइड लोगे तब आप DNA वायरसेस एंड प्रोटीन के साथ डील कर सकते हो। फिकोल, देन आप मेमेलियन सेल सच एज ब्लड सेल्स एंड ऑर्गेनेल, इनको आप अलग कर सकते हो, आइसोलेट कर सकते हो। परकोल से आप ब्लड सेल्स सेपरेशन कर सकते हो, फ्रैक्शनेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स को अलग कर सकते हो, सेपरेशन ऑफ सेल्स को आप अलग कर सकते हो, और वायरस प्योरीफिकेशन, वायरस को आप अलग कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये सारी हमें याद नहीं रखनी, हमें बस एक सीजियम क्लोराइड यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाता है, और सुक्रोज हमने बहुत बार पढ़ रखा है, तो सुक्रोज, सीजियम क्लोराइड, ये दोनों आपको याद रहना चाहिए। और फिकोल और परकोल के बारे में बस सिंपल से याद रखना, ये सेल ऑर्गेनेल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज में काम में लिया जाता है। ठीक है, डेंसिटी ग्रेडियंट मीडिया, द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेंसिटी ग्रेडियंट मीडिया डिटरमाइन देयर सूटेबल बायोलॉजिकल स्टडीज़। ठीक है ना, किसी चीज़ को आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको पहले पता करना पड़ेगा कि कौन सा डेंसिटी ग्रेडियंट मीडियम आपका परफेक्ट रहेगा उस काम के लिए। In general, it is desirable that at a optimal density required, the medium should non-toxic, recoverable and non-corrosive। जो आपका डेंसिटी ग्रेडियंट मीडियम है, उनकी ये तीनों प्रॉपर्टी होनी चाहिए, नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए, रिकवरेबल होनी चाहिए एंड नॉन कोरोसिव होनी चाहिए। ठीक है ना, इट शुड नॉट पेनिट्रेट द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। कोई भी बायोलॉजिकल, मान लो ये है आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया, तो जो आपका डेंसिटी ग्रेडियंट मीडिया है वो इस मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, मेम्ब्रेन को, ठीक है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट नहीं करना चाहिए, अंदर नहीं आ जाना चाहिए कि पेनिट्रेट करके वो अंदर चला गया ऑर्गेनेल के। ठीक है ना, तो ये मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट ना कर सके, ये भी एक इसकी खासियत है। और सब्सिक्वेंट बायोलॉजिकल एसेस, इनको ये अफेक्ट नहीं करना चाहिए। मान लो आपके बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को, जो आपका ऑर्गेनेल है उसके स्ट्रक्चर को ही अफेक्ट कर दे रहा है, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, तो फिर हम आइसोलेट करके क्या करेंगे। ठीक है ना, टेबल 4.2 में समराइज़ किया गया कुछ डेंसिटी ग्रेडियंट मीडियम आपको बताया गया है, सारा तो हमें याद बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है ना, बस सुक्रोज एंड सीजियम क्लोराइड को तो याद होना ही चाहिए। ठीक है ना, सीजियम क्लोराइड को तो याद रखना, और देन फिकोल और परकोल को सिंपल से याद रख लेना कि ये सब सेलुलर ऑर्गेनेल को अलग करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए काम में आता है। ठीक है ना, इतनी सारी हमें चीज़ें याद नहीं रखनी। ठीक है ना, अभी कुछ सिंपल से क्वेश्चन है जो आप आराम से ही कर लोगे। सेफ्टी मेजर देख लो कुछ है।
पहला बोला गया कि रीड द मैन्युफैक्चरर मैनुअल केयरफुली बिफोर यूजिंग दी सेंट्रीफ्यूज। तो सेंट्रीफ्यूज जो मशीन आप यूज़ करोगे, ठीक है ना, तो उसका मैनुअल पढ़ लेना, पहला स्टेप। सिलेक्ट प्रॉपर ऑपरेटिंग कंडीशन। ऑपरेटिंग कंडीशन आपको प्रॉपर होना चाहिए, मीन्स टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, प्रेशर, ठीक है ना, ये सब चीज़ें आप देख के करोगे। इंश्योर डेट अपोजिट ट्यूब्स आर इवनली बैलेंस। जो अपोजिट ट्यूब्स है आपके रोटर्स में, एक ट्यूब इधर एक ट्यूब इधर, तो ये इवनली बैलेंस होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इसमें आप ज़्यादा सैंपल पुट कर दियो, इसमें कम सैंपल, नहीं, दोनों में सैंपल इक्वल होना चाहिए, सो दैट ये दोनों बैलेंस हो पाए जब ये मूव करेंगी। स्पेशली व्हेन वर्किंग विद हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन। जब आप अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज कर रहे हो तो उस केस में तो ज़रूरत ही है कि दोनों का वेट इक्वल होना चाहिए, उसको आप वेइंग कर सकते हो। डू नॉट ओपन सेंट्रीफ्यूज लिड ड्यूरिंग रोटेशन। जब रोटेशन हो रही है, जब आप सेंट्रीफ्यूज करा रहे हो, उस समय सेंट्रीफ्यूज का आप लिड ओपन मत कर देना। डू नॉट टच दी रोटर इन मोशन। जब रोटर घूम रही होती है, ठीक है ना, उसको आप टच मत कर देना, सिंपल सा है ये। If you observe shaking, bubbling, excessive vibrating sound during centrifugation, stop the centrifuge and contact the manufacturer dealer. Simple सा point है। Rotor and centrifuge should be kept clean and dry. The laboratory must maintain a log book, and every workers must develop the habit of filling the run time। कि आपने कितने समय तक सेंट्रीफ्यूज को यूज़ किया, ठीक है ना, कितने स्पीड पे यूज़ किया, ठीक है ना, ये सब चीज़ का एक लॉग बुक बना के रखो। दिस इज़ इंपॉर्टेंट एज ऑल रोटर कैन बी बेस्ट यूज्ड फॉर ए डेफिनेट नंबर ऑफ आवर्स। क्योंकि सारे रोटर ऐसा नहीं है कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ आवर्स वो काम कर सकते हैं, नहीं, कुछ स्पेसिफिक आर वो काम करते हैं, कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ आवर्स वो रोटर सही ढंग से काम करते हैं, ठीक है ना। तो आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा कि आपने रोटर को कितने देर चलाया, ठीक है ना, और कितनी स्पीड में चलाया। तो ये चीज़ का एक लॉग बुक बना के रखो। वियर लैब कोट पहनो, फेस शील्ड पहनो, ये सब तो सिंपल सी बातें हैं। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस आर गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर हैव टू बी फॉलोड फॉर मोर सोफिस्टिकेटेड सेंट्रीफ्यूज। जो आप अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज देखते हो तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, ठीक है ना, तो आप ध्यान से पढ़ लो, देन आप इसको यूज़ करो। तो कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल सा है सेफ्टी मेजर्स। बाकी आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। सब जो आपका सैंपल है, सैंपल पार्टिकल, जब आप उसको सेंट्रीफ्यूज कराओगे तो वो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचेगा, डेंसिटी ग्रेडियंट मीडियम में ऐसे पॉइंट पे पहुंचेगा जब पार्टिकल का जो डेंसिटी है और डेंसिटी ग्रेडियंट मीडियम की जो डेंसिटी है वो इक्वल आ जाएंगी, ठीक है ना। उस पॉइंट को हम बोलते हैं आइसोपिकनिक पॉइंट, ठीक है ना। फर्दर आप उसको सेंट्रीफ्यूज करा लो, आगे मूव करेंगी ही नहीं, ठीक है ना। देन आप इसको नीडल के थ्रू एक्स्ट्रा बाहर आइसोलेट कर सकते हो, ठीक। चलो मिलते हैं अगले क्लास में।